शो में। सिंध पुलिस में हजारों खिलाफे ज़ाब्ता भर्तियां बेनकाब। दो 2012 से 2015 के दरमियान खिलाफे ज़ाब्ता भर्तियां, तहकीकाती रिपोर्ट मंजरे आम पर। सबसे ज्यादा गैर कानूनी भर्तियां सिंध रिजर्व पुलिस में की गई। हक़ाइक़ बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। सिंध पुलिस के हवाले से एक अहम तरीन केस नैब जो इस वक्त जिसमें रेफरेंस दायर कर चुका है मार्च 2017 में, और उस रेफरेंस की बुनियाद पर केस आगे बढ़ रहा है। तो तकरीबन 4 से 6 पुलिस अफसरान, जिसके अंदर आला तरीन ओहदे की बात की जाए तो साबिक IG सिंध गुलाम हैदर जमाली साहब भी शामिल हैं, जो इस वक्त उस केस से मफरूर हैं, और दीगर अफराद इस वक्त जो है या तो सरेंडर कर चुके हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में अपने आप को बिल रिजेक्ट होने के बाद, या इस वक्त अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें SP भी शामिल हैं। तो उस अहम तरीन मामले में नैब की इन्वेस्टिगेशन कहती थी कि 500 मिलियन का नुकसान हुआ। तकरीबन 841 सिंध रिजर्व पुलिस में गैर कानूनी भर्तियां करके तकरीबन 50 करोड़ रुपए का एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा था। लेकिन आज के प्रोग्राम में आज बात उस 841 की फिगर से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सिंध पुलिस में होने वाली खिलाफे ज़ाब्ता, या अगर टू बी वेरी प्रिसाइज जो रिपोर्ट एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ने मुरत्तब की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर उस रिपोर्ट के मंदरजात और डिटेल्स में जाया जाए तो 2012 से 2015 के दरमियान डाउटफुल जो इस वक्त हायरिंग्स हुई, और इसके अलावा वो हायरिंग्स जो कि इन वायलेशन ऑफ रूल्स थी, यानी खिलाफे ज़ाब्ता या खिलाफे कानून थी, इन दोनों की कुल तादाद 7,495 तकरीबन 7,500 बनती है। अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो ये हाई लेवल इंक्वायरी रिपोर्ट जो कि आला तरीन अदालत को पेश की जा चुकी है, इस रिपोर्ट की मंदरजात में अगर जाएं तो टोटल इन 3 साल के अरसे के दौरान 19,360 हायरिंग सिंध पुलिस में की गई और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में की गई। अब इसमें से 7,449 के करीब ऐसी हायरिंग है, 495 के करीब ऐसी हायरिंग है जो इलीगल है, या यानी गैर कानूनी है, या फिर उनके हवाले से डाउट्स हैं, शकूक व शुबहात हैं कि वो खिलाफे ज़ाब्ता हैं। अब अगर इसकी डिटेल में मजीद जाएं और इससे देखा जाए इस रिपोर्ट को, जो खुद CTD के चीफ सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो कि PhD इन लॉ हैं और एडिशनल IG हैं, उनकी तरफ से तैयार की गई, इस रिपोर्ट में तकरीबन 44 से 45 ऐसे अफसरान शामिल हैं जो DSP रैंक के थे या उनसे सीनियर थे। अगर इसके ब्रेकअप में जाएं इस रिपोर्ट में तो तकरीबन एक IG सिंध साबिक, और उसके साथ यानी 2012 से 15 के दौरान एक IG, 4 DIGs, 25 SSPs, 7 DSPs, 7 SPs, 7 इंस्पेक्टर्स। ये तमाम अफराद वो हैं जिनके ब्लू आइड यानी जिनके मनपसंद अफराद को तकर्रुर किया गया खिलाफे ज़ाब्ता, ये भी इस रिपोर्ट में निशानदही की गई। तो ये बड़ी अहम तरीन बात है। और इस रिपोर्ट की एक अहम बात यह भी है कि चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और उसके साथ नैब DG नैब को भी CC कर दी गई है, और यकीनी तौर पर आला तरीन अदालत में तो पेश की ही जा चुकी है। इसके अलावा अगर इस रिपोर्ट में डिटेल्स में जाया जाए कि किस तरीके से कौन से डिपार्टमेंट में सब में ज्यादा इलीगल हायरिंग्स हुई, तो इस रिपोर्ट की डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो अगर देखा जाए तो 93% तकरीबन 90% से ज्यादा इलीगल या गैर कानूनी या इन वायलेशन ऑफ रूल्स जो हायरिंग हुई वो सिंध रिजर्व पुलिस में हुई हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की मजमूई 5,000 से ज्यादा भर्तियों की बात की जाए इन 3 सालों में, तो तकरीबन 43% हायरिंग्स गैर कानूनी हुई पुलिस के अंदर। और इसी तरह हैदराबाद रेंज में 42% और कराची में जहां टोटल 4,242 पुलिस एहलकार ग्रेड 5 और ग्रेड 7 में हायर हुए, वहां तकरीबन 250 के करीब गैर कानूनी या खिलाफे ज़ाब्ता डाउटफुल या रूल्स एंड वायलेशन के मुताबिक कानून के खिलाफ जो है इस पर हायरिंग्स होती हुई नजर आई। लाड़काना की अगर बात की जाए तो 3,426 हायरिंग्स में से
तकरीबन 577 के करीब हायरिंग्स इलीगल या फिर आप कहें जी वॉयलेशन इन वॉयलेशन ऑफ रूल्स जो है वो होती हुई हमें नजर आई। इस अहम तरीन रिपोर्ट के मंदरजात आपके सामने रखे हैं और जिस तरह मैंने कहा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या होगा, क्या एक्शन होगा, यानी सिंध के आला तरीन अफसरान को जो पुलिस के वहां तक ये रिपोर्ट पहुंची है, क्या इन अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्या नैब जो केस ऑलरेडी 841 हायरिंग का चला रही है जो वॉयलेशन के खिलाफ हुई जिससे 50 करोड़ का नुकसान हुआ, क्या ये उस केस का हिस्सा बनेगा? और एक और अहम तरीन सवाल के आगे इस मुस्तकबिल में इस मामले को रोकने के लिए हमें क्या अमली इक़दाम उठाने पड़ेंगे, जानेंगे सीनियर माहिर कानून पुलिस के आला अफसरान जो साबिक ओहदों पर रहे हैं और कोशिश होगी कि जो ने रिपोर्ट मुरत्तब की है वो भी साथ हमारे उस शो में बेनकाब कर रहे हैं आज अहम तरीन मामले को। मेरे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, अहम तरीन रिपोर्ट, अहम तरीन इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट। आखिरकार इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में ख्वाजा नवेद साहब मौजूद हैं, माहिर कानून, ताहिर आलम साहब साबिक आईजी पुलिस मेरे साथ मौजूद हैं और एक्सक्लूसिवली हमारे साथ इस वक्त सनौल्लाह अब्बासी साहब जो कि चीफ हैं सीटीडी के एडिशनल आईजी डॉक्टर सनौल्लाह अब्बासी साहब, पीएचडी इन लॉ है, जिन्होंने रिपोर्ट मुरत्तब किया, इंक्वायरी कमेटी को हेड किया है। सनौल्लाह अब्बासी साहब, आप पहले आते हुए ये रिपोर्ट तो भरपूर है, इसमें बड़ी इस वक्त सब्सटेंस है। आपको जो रिपोर्ट मुरत्तब करते वक्त क्या मुश्किलात का सामना हुआ और अब तवक्कात क्या रखनी चाहिए इस रिपोर्ट से, क्या एक्शन होगा आपको लगता है इससे? अब्बासी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। हमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी जी। तो हमने उस पर ही मतलब ये उसकी कंप्लायंस में ये रिपोर्ट तैयार की है। हमें मुश्किल तो नहीं पेश आई थी, मुश्किल सिर्फ रिकॉर्ड की आई थी कि रिकॉर्ड कैसे रिसीव किया जाए, रिकॉर्ड कैसे मिले। तो उस सिलसिले में हमने रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट को, वैसे तो 11 इंटरिम रिपोर्ट्स थी, तो 11 इंटरिम रिपोर्ट्स में हर महीने 2-2 महीने के बाद हम रिपोर्ट देते थे सुप्रीम कोर्ट को। तो फाइनली हमने अभी उनको रिपोर्ट जी बस जी सॉरी। अच्छा, तो ये मतलब ये बताएगा कि ये जो इस रिपोर्ट के अंदर ये बात है कि 44 से ज्यादा ऐसे अफसरान थे, डीएसपी से ऊपर लेवल के एक आईजी थे, 25 एसएसपीज थे, 7 एसपीज थे, 7 इंस्पेक्टर्स थे जिन्होंने जो मुस्तफीद हुए या जिन्होंने ब्लू आइड अपने लोगों को लगवाया। तो ये जो लोग लगवाए गए, ये क्या ये लोग नाअहल हैं अगर खिलाफ ज़ाब्ता लगे, या ये अहल लोग हैं लेकिन खिलाफ ज़ाब्ता लगे हैं? क्या है, ये नाअहल है या अहल है? जो अभी पुलिस में है ये इस पर ये जो लोग इन्होंने भर्ती किए थे ना, किसी की स्टैंडर्ड जितने पैरामीटर पुलिस के जो क्राइटेरिया होता है जी, कि छाती इतनी होनी चाहिए, लेंथ इतनी चाहिए, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए, ओवर एज नहीं होना चाहिए, तो ये उसमें आते थे कि कोई डिस्ट्रिक्ट का नहीं था, किसी की एज ज़्यादा थी, किसी की बड़ी थी, किसी की छाती कम थी, किसी की, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, अगर एडवर्टाइजमेंट थी तो किसी जाली या डमी अखबार में थी। तो ये अच्छा, इसमें मिनिस्ट्रियल स्टाफ का जिक्र भी है कि कुछ ऐसे अफसरान मिनिस्ट्रियल स्टाफ के उन्होंने फायदा उठाया, और दूसरा इससे लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से क्या ये लोग अगर अभी काम कर रहे हैं और खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रुर हुए तो ये खतरा नहीं है शहर के या पूरे सूबे के अमन अमान के लिए? सनौल्लाह साहब, ये सारे जितने थे वो सारे डिसमिस हो गए जी, इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी कि इनको एनटीएस के थ्रू, लेकिन उनमें से तकरीबन 100 के करीब री इनरोल हुए, लेकिन ये सारे तकरीबन पुलिस से बाहर हो चुके हैं। और अगर आप नहीं समझते कि अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से एक केस ऑलरेडी नैब के पास लगा हुआ है जिसमें रेफरेंस भी दायर हो चुका है, वो रिजर्व पुलिस के 841 अफसरान वो जो हायर हुए थे क्लर्क लेवल पे कांस्टेबल्स, और ये मामला जो अब सामने आया है तो ये तो नैब का केस है, उसमें तकरीबन 50 करोड़ रुपए की एक्सचेकर को नुकसान की बात होती है, और ये तो 7,495 है टोटल सर। तो ये नैब का केस बनता है। व्हाट डू यू से आपका सनौल्लाह साहब, क्या तज्जिया होगा इसके ऊपर? हम आपको बताएं कि हम एक रिपोर्ट नैब को भेजते हैं, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भेजते हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट को भेजते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जाती है। तो जितने भी इदारे हैं सारों को हमने रिपोर्ट भेजी हुई है, और उस पर वो अभी आइंदा करेंगे कि किसकी कितनी जवाबदारी है, किसकी कितनी है, कितनी की सजा दी जाए। ये अभी मतलब स्टार्ट प्रोसेस होगा, क्योंकि आपको पता है कि 19,000 बंदों की तफ्तीश करना बहुत एक वेरी कम्बरसम, इतना बड़ा टास्क था, और हम अल्लाह के फजल से कंप्लीट किया।
लेकिन अभी सजा और जजाज का जो कानून है ना, वो गवर्नमेंट के पास है, नैब के पास लीगल प्रोविजंस है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी आगे वक्त बताएगा कि क्या होता है। हमारा काम था फैक्ट फाइंडिंग, हमने फैक्ट निकाल के गवर्नमेंट के, नैब के और सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए। अब फैसला करना। और आखिरी बात ये बताइएगा सनाबाद साहब कि ये जो अफसरान हैं, तो इनको जिनका आप इस रिपोर्ट में तस्करा 44 से करीब अफसरान हैं, इनमें कितने अभी भी ओहदों पे बैठे हुए हैं, कितने नहीं है, क्या है, आप इसकी कोई डिटेल बता सकते हैं? मेरे ख्याल में जो फिगर है अभी जो मुझे याद है वो 70 के करीब है। तो ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, किसके खिलाफ, लेकिन मैं उस पर एक तो ना तफसराई कर सकता हूँ, ना हमने जो रिपोर्ट दी, हमारा जो टास्क था ना जी, वो रिपोर्ट देना था। और ये रिपोर्ट एडी ख्वाजा साहब को भी भेज दिया आपने ना आगे? सारों को भेज दिए। बेसिकली असल एक इशू है कि जितने 17 ग्रेड से ऊपर के अफसरान होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट फैसला करती है। 17 ग्रेड से जो नीचे है, इंस्पेक्टर हो गया, सिपाही हो गया, कांस्टेबल हो गया, तो उसके लिए तो आईजी करता है और वो उनको सजाएं में मिल गई है। बाकी अभी जो 17 ग्रेड एंड अबो हैं वो इशू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनको कहा है कि 17 ग्रेड से ऊपर वाले जितने अफसरान हैं उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है, और 2 हफ्ते के बाद ये सुप्रीम कोर्ट फिर केस सुनेगा। जी ठीक है सनाबाद साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया और अपनी इस पूरी रिपोर्ट की तफसीलात हमारे सामने रखी है। लेकिन एक सवाल आप बड़ा अहम छोड़, वो सवाल ये है कि अब आगे सजा जजा का जो मामला है वो हुकूमत की आप कहते हैं जिम्मेदारी है, हमने अपनी रिपोर्ट बनाकर आपके सामने तमाम मामला बेनकाब कर दिए हैं। तो ख्वाजा नवेद साहब और ताहिर आलम साहब साथ मौजूद हैं। ताहिर आलम साहब, आप खुद आईजी रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद के, अभी सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने यही फरमाया और मैं यही सवाल आपके सामने रख देता हूं। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि ये जो 70 से ज्यादा अफसरान, 44 तो डीएसपी से रैंक से ऊपर है, बाकी 26 और लोग हैं, उनके साथ होगा क्या? क्या नैब को एक्शन लेना चाहिए? आईजी सिंध करेंगे? क्या होगा? कौन कार्रवाई करेगा? क्या जाब्ते के खिलाफ कार्रवाई? क्या होगा जाब्ते के मुताबिक कार्रवाई? तारण साहब देखिए, इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी हो सकती है, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके हर एक का रोल देखा जा सकता है और बाकायदा इंक्वायरी का कानून है, उसके मुताबिक उनको पूरा सफाई का मौका दिया जाता है, चार्जशीट किया जाता है और फिर उसमें उनको महकमाना तौर पर सजा मिल जाती है। इसके साथ साथ चूँकि इसमें करप्शन का एलिमेंट भी है, तो उसमें नैब के पास या जो प्रोविंशियल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है सूबा सिंध का, वो भी इस मामले को देख सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, और अगर करप्शन का एलिमेंट या अपने इख्तियार से तजावज़ का एलिमेंट पाया जाए जिस चीज़ के ख़िलाफ़, उसको बाकायदा तौर पर उसका ट्रायल हो सकता है कोर्ट में। तो सिंध में बदकिस्मती से ये भर्तियाँ चाहे पुलिस की हों या किसी और महकमे की हों, ये मसला रहा है और इसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस इसलिए सामने आ जाती है कि पुलिस में बहुत ज़्यादा तादाद में भर्तियाँ होती हैं। लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि ज़्यादा तादाद में वैकेंसियाँ जो हैं वो अराइज़ होती हैं। बाकी महकमों में चूँकि थोड़ी थोड़ी वैकेंसियाँ होती हैं तो उनका पता नहीं चलता, तो पुलिस की ये ऐसी चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। लेकिन सिंध में भी बहरहाल ये नहीं कि हमेशा से ऐसा रहा, हालांकि यहाँ के सियासतदान और पंजाब के सियासतदान ज़्यादा मुदाखलत करते हैं। सिंध में हम देखते हैं कि सऊद मिर्ज़ा के दौर में 3000 के करीब बंदे 2010 में भर्ती किए गए थे, उस पर भी लोगों ने एतराज़ात किए, बेशुमार कोई 10 के करीब तो हाई कोर्ट में रिटें हुई। तो हाई कोर्ट ने फिर जायज़ा लिया उन भर्तियों का और फिर उसने उसको अप्रिशिएट किया पुलिस के अमल को कि भर्तियाँ शफाफ थीं। और अब आप देख लें कि जो मौजूदा दौर में भर्तियाँ हो रही हैं सिंध में, जो एडी ख्वाजा साहब ने की हैं, वो भी बड़ी शफाफ है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि इदारे जो हैं उन पर जो वॉच डॉग है, मीडिया है, अदालतें हैं, उसके साथ साथ उसकी वजह से अब ये भर्तियों में गैर कानूनी भर्तियाँ या मर्ज़ी के बंदों को भर्ती कर लेना या क़वायद के ख़िलाफ़ भर्ती कर लेने का अमल मज़ीद नहीं चलेगा। और अब मैं पंजाब में देखता हूँ कि गुज़श्ता कई सालों से कम से कम भर्ती का अमल बड़ा शफाफ है। उस पर इतराज़ हो सकता है कि जी NTS के ज़रिए से क्यों करवाया जा रहा है, या उस पर यह इतराज़ हो सकता है कि जी उनका जो मेयार है वो ये रखना चाहिए, टेस्ट ऐसा होना चाहिए, लेकिन जनरली मेरिट प्रवेल कर रहा है। और पंजाब में हम देखते हैं कि 85 से पहले भी भर्तियां काफी शफाफ होती थी। ये बात तो साहब आपकी थोड़ा सा है। सिंध के हवाले से एडी ख्वाजा साहब के जो NTS वगैरह के प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं,
वो बिल्कुल सही, लेकिन जिस तरह आपने खुद कहा कि एक तो महकमाना कार्रवाई है और दूसरी कार्रवाई वो जो नैब कर सकता है, तो इस बात को ही सवाल ख्वाजा साहब आपसे, क्योंकि अभी जिक्र जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो भी कह रहे हैं सजा जो है वो उस वक्त फैसला हुकूमत तो करना है, कानून ने करना है, कानून किस तरह अमल दरामद करना है, बड़े अहम मामलात हैं सर ये। अभी एक केस नैब को ऑलरेडी है और उस केस के अंदर 841 कांस्टेबल्स को हायर किया गया सिंध रिजर्व पुलिस में, 500 मिलियन का नुकसान एक सेक्टर को हुआ और अब ये रिपोर्ट सामने आ गई जिसमें 7,500 लोग शामिल हैं। अब सर ये जो दोनों मिलाकर तो ये बहुत बड़ा रेफरेंस बन रहा है ख्वाजा नवेद साहब। देखिए बात यह है कि सेक्शन 9 जो है नैब का वो क्लियर है, इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। अब ये जैसे सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने रिपोर्ट दी है तो उन्होंने पूरी निशानदेही की है, जैसे आपने उस रिपोर्ट में पढ़ा, वो मेरे पास भी कॉपी है कि उसमें कितने डीएसपी हैं, कितने एसएसपी इन्वॉल्व हैं, कितने डीआईजी इन्वॉल्व हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मिल के 8,000 के 7,000 कितने लोगों को गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया। अभी सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने बताया कि उन लोगों की जो एलिजिबिलिटी थी वो किसी न किसी तरह से वो मेरिट पे पूरे नहीं उतरते थे। किसी का सीना चौड़ा नहीं था, किसी की उम्र ज़्यादा थी, किसी की डिस्ट्रिक्ट वो नहीं थी। बहरहाल उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके अंडर सर्टन, अब मैं तो कोई आई विटनेस नहीं हूँ, लेकिन किसी भी बेनिफिट की खातिर या किसी भी उसकी खातिर उन लोगों को भर्ती किया गया। तो जब उनको भर्ती किया गया और आपने मेरिट पे नहीं किया तो मेरिट पे काम ना करना जो है वो करप्शन है। तो आपने पैसे बनाए या आपने सिफारिश ली या आपने बगैर पैसों के काम किया, बात यह है कि आपने इल्लीगल काम किया और जिस काम के लिए आपको रखा गया था आपने वो काम नहीं किया तो यू आर अकाउंटेबल। अब अकाउंटेबल जिस तरह ताहिर साहब ने कहा कि अपने डिपार्टमेंट को भी हो सकता है, अगर इंटरनल इंक्वायरी हो जाए एंड इफ दे आर फाउंड गिल्टी दे कैन बी टर्मिनेटेड। दूसरा ये है कि प्रोविंशियल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट चाहे तो वो भी उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर सकता है। प्रोविंशियल कमेटी होती है, उसमें शायद सेक्रेटरी चीफ प्रोसिक्यूशन और एफआईआर काटने की इजाज़त देते हैं, अगर वो हो जाए तो वो भी ठीक है। और फाइनली नैब, क्योंकि ये इतना बड़ा और ह्यूज लॉस है और नेशनल लेवल पे है, अगरचे वो प्रोविंशियल पुलिस थी लेकिन जो पैसा तो था वो हुकूमत का है, तो अगर नैब चाहे तो नैब भी कॉग्निजेंस ले सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पनिशेबल है और ट्रायबल है बाय द कोर्ट, सो इट कैन बी डन। सही, नैब हो सकता है। और महकमाना कार्रवाई की बात ताहिर साहब, अब आईजी रहे हैं, ये मुझे बताएं कि आईजी सिंध अब क्या उनको आपके पुलिस रूल्स और लॉज क्या कहते हैं इन तमाम मामलात के बारे में? जब आइडेंटिफाई हो जाए और इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आ जाए तो उनका एक्शन क्या होना चाहिए? आप सजेस्ट क्या करते हैं और आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है इस बारे में? असेसमेंट क्या है आपकी ताहिर साहब? देखें, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स हैं, उसके तहत तमाम सरकारी मुलाजिम जो हैं उनके खिलाफ बाकायदा महकमाना इंक्वायरी होती है। ये जो है ये फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी थी जो सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने की। उसके बाद इस इंक्वायरी के नतीजे में एक रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। तो रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, चूंकि इसमें सीनियर सतह के आईजी की सतह के अफसरान भी शामिल हैं, तो वो फिर कोई उनसे भी ग्रेड 22 का अफसर, कोई ब्यूरोक्रेट वगैरह या कोई इंक्वायरी टीम जो है वो मुकर्रर की जा सकती है रेगुलर इंक्वायरी के लिए। नैब में तो उनका केस पहले ही चल रहा है, तो नैब में भी ये मैटर भी नैब को रेफ़र किया जा सकता है। और मेरा ख्याल है कि पहले रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, उसमें देखा जाए कि क्या 70 के 70 अफसर मुलव्वस थे या उनमें से कुछ ऐसे हैं जो नहीं मुलव्वस थे, तो उसको भी देखा जाना ज़रूरी है। बहरहाल दोनों ही रास्ते हैं, बल्कि 3 रास्ते हैं, नैब भी है, एंटी करप्शन भी है और डिपार्टमेंटल भी है। और डिपार्टमेंटल और बाकी एंटी करप्शन या डिपार्टमेंटल और नैब, ये दोनों साथ साथ भी चल सकते हैं। सही। और साहब, ये जो आपकी नज़र में ये लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से कितना बड़ा सवाल है? हम कराची ऑपरेशन और पूरे मुल्क में अमन अमान की बात करते हैं, और जब सूबे सिंध में पुलिस की बात होती है तो बहुत बार ये सियासी भर्तियां और तमाम चीज़ें सामने आती हैं। अब अमन अमान के लिहाज से, अभी मैंने सनाउल्लाह अब्बासी साहब से ही पूछा, ताहिर साहब से, कि ये जिस तरह आप कह रहे थे सीना चौड़ा नहीं है या आपकी स्पेसिफिकेशंस वो नहीं है जो आप हो और आपको हायर कर दिया जाए, तो आगे जाकर आप अमन अमान के लिए तो खतरा बन जाते हैं। फिर आगे जाकर अगर आप इस तरह से अमन अमान के लिए खतरा वो अपने सीने की वजह से नहीं बनते, वो इसलिए बनते हैं कि चूंकि वो बंदा मेरिट पे भर्ती नहीं होता, पैसे दे के भर्ती होता है या किसी भी साइड कॉर्नर से आता है। तो मेरा ये तजर्बा है और ये सब लोग मेरे साथ एग्री करेंगे
कि जो आदमी मेरिट पे बिलीव नहीं करता वो अगर जब सीट पर भी बैठता है तो सबसे पहले तो उसने आके वो पैसे रिकवर करने हैं जो खर्च करके आया जी। फिर उसने अपने भी बनाने हैं। अब चूंकि वो खुद मेरिट पे नहीं आया, लिहाजा वो तमाम काम वो करेगा जो मेरिट पे नहीं होते। उसमें फिर वो स्मगलिंग की भी इजाज़त देगा, उसको जहाँ चौकीदारी के लिए लगाया है वो चौकीदारी की तो तनख्वाह लेगा, लेकिन लोगों से काम करेगा गैर चौकीदारी, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि कुत्ती चोरा नाल रल गई है, तो वो हर जगह चोरों से मिल जाएगा। और जब वो चोरों से मिल जाएगा तो मुल्क का तो नुकसान है ही, मतलब तो बेड़ा गर्क करेगा। तो ये एक आदमी मेरिट पे नहीं आया तो उसने तो कमाने आना है ना सर, तो और जिसका मोटिव है सिर्फ कमाना है तो वो फिर आपकी क्या खिदमत करेगा। सही है सर, लेकिन दूसरा अहम सवाल ये कि ये आप जो कानून की बात हो रही है सब हो रहा है सर, इससे पहले जो अहम तरीन केस है जिसके अंदर 841 हायरिंग्स का सिंध रिजर्व पुलिस में मामला है, साबिक आईजी सिंध जिसमें मामला जिनमें मुलव्वस हैं, बेल की हियरिंग होती है, बेल रिजेक्ट होती है और वो उससे पहले वहां से निकल चुके होते हैं और उसके साथ वहां पर जो सब इंस्पेक्टर लेवल के 3-4 अफसरान होते हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद एक एसपी साहब जो है वो जाकर सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। तो ख्वाजा साहब ये कैसा मामला है कि आप कोर्ट में रहते हैं, ये बेल से पहले बंदा निकल जाए, फैसला होने वाला है, बेल रिजेक्ट होगी अप्रूव होगी पता नहीं है, अगर आपको असेसमेंट हो के होने वाली है आप पहले निकल जाएं, सर ये कैसे किस तरह का कानून है कि छोटे अफसरान तो गिरफ्तार हो गए बड़े निकल गए वहां से? अच्छा नहीं, अब इसमें थोड़ा सा ये है कि हर निकल कर जाने वाला आदमी मफरूर नहीं होना चाहता होता, या ये नहीं है कि वो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ। बाज़ औक़ात लोगों का ये होता है वो अवेल करते हैं, जैसे सेशन कोर्ट से बेल बिफोर अरेस्ट रिजेक्ट हो गई, वो चुपके से वहाँ से निकल गए, किसी ने उनको अरेस्ट नहीं किया या उन्होंने मैनेज किया हुआ था ऑलरेडी कि भाई मुझे पकड़ना मत, और वो निकल गए। तो वो क्या करते हैं कि अगले दिन फ़ौरन आके अपने आप को हाई कोर्ट में सरेंडर करते हैं और वहाँ प्री अरेस्ट बेल मूव करते हैं, उनको इंटरम मिल जाती है। अच्छा, जो लोग फिर जब कन्फर्म नहीं होती तो अव्वल तो वहाँ से पकड़े जाते हैं, अगर ना पकड़े जाएं और वहाँ से चुपके से निकल जाएं तो उन लोगों का इंटेंशन ये होता है कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करें और वहाँ जाके बेल ने एक एप्लीकेशन भी लगाते हैं कि सर हम सरेंडर कर रहे हैं आपके आगे। सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद होती है कि वो उनको कस्टडी में ले ले या उनको प्रोटेक्शन दे दे या इंटरम बेल दे दे। हर कोर्ट की होती है, सेशन जज की भी होती है और हाई कोर्ट की भी होती है। तो हर भागने वाला आदमी या चुपके से निकल जाने वाला आदमी मफरूरी की नीयत नहीं रखता। हाँ, वो ये ज़रूर चाहता है कि भाई मैं सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट कर लूँ अरेस्ट होने से पहले। ठीक है सर। और बाद औक़ात वो गले भी पड़ जाती है बात कि आपकी अगर सुप्रीम कोर्ट से बेल बिफोर अरेस्ट रिजेक्ट हो गई तो मींस कि आपने प्री मैच्योर वहां से भी फाइंडिंग ले ली, अब आपको नीचे कौन बेल देगा। एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है और आपको बता चलें कि फेज ए डीएचए करा उनके घर पर कहा जा रहा है जी रेड्स हुई, इसके अलावा कासाबाद में हुई, साबिक आईजी साहब की बात हो रही है। और 2012 से 2015 के अरसे के दौरान महकमा पुलिस सूबे सिंध में आखिर हुआ क्या क्या, इस रिपोर्ट के दीगर मंजरजात आपके सामने होंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में आपके सामने एक अहम तरीन रिपोर्ट रखी है जिस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट जिसको हेड खुद सीटीडी के इंचार्ज कर रहे थे एडिशनल आईजी सनाउल्लाह बासी साहब जो इस प्रोग्राम में मौजूद थे। उस रिपोर्ट में अहम तरीन इंकशाफात हुए कि किस तरीके से 7495 के करीब पुलिस अफसरान नाअहल या फिर आप कहें जी कि गैर कानूनी वायलेशन जो रूल्स की हुई और उसके साथ साथ डाउटफुल था जिनका अपने क्रेडेंशियल्स, उनको हायर किया गया, उनको रखा गया। टोटल 19,000 तैनातियों में से 7,500 ऐसी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कराची शहर में तकरीबन 4,400 के करीब 2012 से 2015 के दौरान पुलिस के कांस्टेबल्स और जूनियर क्लर्क्स हायर किए गए, जिनमें से तकरीबन 250 के करीब ये इसी तरीके से जो या तो वायलेशंस हुई रूल की उस तरह हायर हुए या फिर उनके क्रेडेंशियल्स डाउटफुल थे। हैदराबाद रेंज के अंदर भी तकरीबन 42% तक ऐसी हायरिंग्स हुई और यही हालत हमने सिंध रिजर्व पुलिस की देखी जहां 93% तक ये हायरिंग्स हुई। और अगर ओवरऑल सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में हायरिंग्स की बात करें तो तकरीबन 43% तक ऐसी हायरिंग्स हुई जो कि खिलाफ ज़ाब्ता थी या फिर जिनके हवाले से उनके क्रेडेंशियल्स डाउटफुल थे। और इस पूरी सूरत हाल में लाड़काना की अगर बात करें जहां तकरीबन 577 ऐसी हायरिंग्स हुई,
ये बहुत बड़ा अरसा है 3 साल का। और अब सवाल ये है जो अभी कुछ देर कबल उठाया इस प्रोग्राम में सनाउल अब्बासी साहब ने कि ये सजा और जजा का मामला है और सजा और जजा होनी चाहिए उन लोगों के साथ जिन्होंने ये हायरिंग्स की हैं। तो ये रिपोर्ट अब चीफ सेक्रेटरी सिंध के पास है, ये रिपोर्ट डीजी नैब के पास है, ये रिपोर्ट आईजी सिंध के पास है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा चुकी है। तो जनाब ताहिर आलम साहब, सर आपको, क्योंकि मैंने ये सुना है जी कि जो लोग अभी 70 अफसरान हैं ये तैनात है ताहाल, सर इनके खिलाफ अब तक अगर अभी ताहाल बरकरार हैं, बराजमान हैं इन ओहदों के ऊपर, तो ये तो बड़ा नेशनल सिक्योरिटी, नेग्लिजेंस, करप्शन, ये तो बहुत बड़े चार्जेस है सर। ये कैसे बराजमान है ताहाल अब तक, और एक रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था और कुछ नहीं हुआ? तारन साहब देखिए, ये रिपोर्ट आ गई है, यकीनन आईजी सिंध जो है इसका जायजा लेंगे और इन अफसरों का हर एक का जो रोल है भर्ती में, इन हर एक का इनफरादी तौर पर जायजा लेंगे और ऐसे अफसरों को अपने ओहदों से हटाएंगे या सस्पेंड वगैरह करेंगे। जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है तो अक्सर पेशतर कम से कम ऑफिसर को उसके ओहदे से हटा दिया जाता है। तो डेफिनेटली ये अमल भी होगा। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ पुलिस वालों को तो चलें सज़ा भी मिल जाएगी, लेकिन हमारे वो सियासतदान जी जो ये काम करवाते हैं पुलिस से, डेफिनेटली पुलिस अफसरों की भी गलती है कि वो उनके कहने पर करते हैं, लेकिन हर जो डिस्ट्रिक्ट में जो करता धरता कोई सियासतदान है, MNA MP मिनिस्टर है, वो अपनी मर्जी के जो बंदे भर्ती करवाता है उसकी बास पुरस का तो कोई सिस्टम बहरहाल नज़र नहीं आता कि उससे भी कोई पूछ सकेगा। और इस वाक़े में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सबक है हमारे सियासतदानों के लिए भी, हमारे पुलिस अफसरों के लिए भी, कि जो सियासतदानों के कहने पर इस तरह की भर्तियाँ करते हैं, उसमें अगरचे उनका अपना लालच भी शामिल होता है, लेकिन उनके इस अमल से जिस तरह बाद में पछतावा और इस तरह की ज़िल्लत उठानी पड़ती है कि उन्हें फिर गिरफ्तार होना पड़ता है, नैब के केसेस का सामना करना पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ा एक सबक है। और इसके इस किस्म के वाक़यात जो हैं उसमें बाकी अफसरों के लिए भी है कि वो आइंदा के लिए जो भी भर्ती करें वो शफाफ होनी चाहिए। ये गुलाम हैदर जमाली साहब का जो मामला है, आप गुलाम हैदर जमाली साहब के मामले पर क्या कहेंगे कि जिस तरह से वो केस है और उस मामले में भी नैब इस वक्त बहुत आगे तक गया, रेफरेंस तक हो गया, उसके बाद ये तमाम मामला समाते चली और अब वो बिलाखिर बेल रिजेक्ट होने तक का एपिसोड जो अभी डिस्कस हो रहा था, तो सर ये आपके नजदीक वो अकाउंटेबल तो वही है जो हायरिंग्स हुई, क्योंकि जिस तरह अनजस्टिफाइड जॉब्स क्रिएट की गई, फिर उनकी फाइनेंशियल अप्रूवल दी गई जो नैब की रिपोर्ट पे लिखा हुआ है, वो तमाम मामला जो थे वो आपके नजदीक कितने डेट्रीमेंटल थे आप एक्सचेकर के लिए भी और एक पुलिस डिपार्टमेंट के कंडक्ट के लिए भी, जिस तरह उन्होंने किए तारान साहब, जो नैब की रिपोर्ट में लिखा है वर्ड बाय वर्ड। उससे जहां तक अप्रूवल का ताल्लुक है जी, तो आईजी जो है वो अप्रूवल नहीं दे सकता किसी एक कांस्टेबल की भी वैकेंसी की। ये अप्रूवल तो बहरहाल गवर्नमेंट ही देती है। अब गवर्नमेंट ने किन बुनियादों पर दी, आईजी ने अपना केस किस तरह पुटअप किया कि उसे ज़रूरत है बंदों की। और जहाँ तक ताल्लुक है आईजी के रोल का, तो आईजी हम देखते हैं कि एक ज़माने में डिस्ट्रिक्ट का एसपी भर्ती किया करता था, उसके बाद फिर डीआईजी की ज़ेर निगरानी एक कमेटी बन गई जिसमें डिस्ट्रिक्ट का एसपी और एक और एसपी को डाला जाने लगा। अब आईजी का रोल फिजिकली भर्ती के मामले में कुछ नहीं होता, तो बेशक पीछे आईजी हो भी, लेकिन उसने ना खुद कोई काम किया, ना वो बोर्ड का सरबराह था, ना उसने किसी का इम्तहान लिया। इसलिए मेरा ख्याल है कि आईजी के लिए ट्रायल के दौरान सबूत लाना काफ़ी मुश्किल होगा कि आईजी को हम इस मामले में सजा दिलवा सकें। अच्छा, यानी मतलब ये आपके नजदीक ये नहीं, लेकिन सर ये तो एसपी साहब जो थे सिंध रिजर्व पुलिस के, उन्होंने कहा जी कि अनजस्टिफाइड पोस्ट का फिर फाइनेंशियल अप्रूवल जो दिया गया, मैं हायरिंग की बात नहीं कर रहा, कि वो फाइनेंशियल अप्रूवल दिया गया, यानी वो पोस्ट थी नहीं तो क्रिएट की गई, तो उसके लिए उनकी सैलरीज देनी थी और वो 500 मिलियन से ज्यादा की सैलरीज थी। नैब की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं मैं, तो वो इन्होंने क्रिएट करे 500 मिलियन, उन्होंने कहा जी हाँ इनको फाइनेंशियली कंपनसेशन दी जाए, उनकी सैलरीज दी जाए, उस वजह से ये केस बना ना सर, एक्सचेकर को जो नुकसान हुआ। आपके नजदीक वो आईजी के पास इख्तियार नहीं है क्या फाइनेंशियल जो उनके मामला देने का, सैलरीज देने का? जी ताहिर आलम साहब।
जी हमारा राब्ता शायद ताहिर आलम साहब जी, आईजी के पास कतई कोई इख्तियार नहीं, फाइनेंशियल इख्तियार आईजी के पास बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और इसके बाद होम सेक्रेटरी के पास केस भेजा जाता है, होम सेक्रेटरी भी सेक्रेटरी फिनांस वगैरह से अप्रूवल के बाद और इवन चीफ सेक्रेटरी तक के पास ये केस जाता है और फिर इसकी अप्रूवल होती है। और पुलिस में जहाँ तक वैकेंसीज का ताल्लुक है, पुलिस में अमूमन ज़रूरत होती है और सिंध पुलिस में हम देख रहे हैं कि क्राइम और दहशतगर्दी की जो फिजा है इसमें अक्सर ज़रूरत रही है पुलिस की नफरी की। और जब पुलिस की यूनिफॉर्म वाली नफरी को भर्ती किया जाएगा तो उसके साथ जो क्लरिकल स्टाफ है उसको भी भर्ती करना होगा। तो इसका जवाब तो शायद वो तलाश कर लें जमाली साहब कि ये ज़रूरी थे वैकेंसियों को क्रिएट करना, और हर साल होता है कि कुछ ना कुछ नई वैकेंसीज जो है वो क्रिएट होती हैं। इस दफ़ा गैर मामूली तौर पर कुछ ज़्यादा वैकेंसीज क्रिएट हुई। बहरहाल इसका कुछ ना कुछ जवाब उनके पास डेफिनेटली होगा। तो हम जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि उनको शायद सज़ा देना ट्रायल में मुश्किल हो। अच्छा। क्योंकि अगर फर्ज किया कोई उनके साथी जो एसपी डीएजी ये कहते हैं कि हमें जमाली साहब ने कहा था कि इन बंदों को भर्ती कर लो और पैसे हमने जमाली साहब को दिए थे, अव्वल तो ट्रायल के दौरान वो कहेंगे नहीं। अगर वो ऐसा कहते हैं कि हमने भर्ती के पैसे कमा के जमाली साहब को दिए तो वो खुद भी फंसते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जमाली साहब के लिए इस केस में बच जाना जो है वो काफ़ी मुमकिन है और उन्हें वहाँ से कोर्ट से गायब नहीं होना चाहिए था और उन्हें उस वक्त गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी और उन्हें अपने आप को अदालत के रहम करम पर रखना चाहिए और अपने ट्रायल को फेस करना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है। नुसरत सैर अब्बासी साहब अपोजिशन रहनुमा है, सिंध असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल की सीनियर रहनुमा है, हमें ज्वाइन कर रही हैं। नुसरत भाई, ये बड़ा अहम मामला है, पुलिस अफसरान की तैनाती का, गैर कानूनी भर्तियों का 7,500 ये रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी की जो बनाई गई है सनौल अब्बासी साहब ने, वो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। 7,500 2012 से 2015 के दरमियान हायरिंग्स हुई हैं। ये आपके नजदीक कितनी डेट्रीमेंटल है एक्सचेकर को, इस पर पुलिस डिपार्टमेंट को, असखुद और पूरे लॉ एंड ऑर्डर को, कि अगर इस तरह के लोग बैठे हुए थे हमारे पुलिस के अंदर और उनको जिन्होंने हायर किया वो ताहाल बैठे हैं बराजमान, बहुत से लोग उसमें जो अभी पुलिस के अंदर है। थैंक यू सो मच फरहान। बिल्कुल, ये तो एक डिपार्टमेंट का ब्लंडर आपने निकाला, बल्कि मैं तो खिराज तहसीन पेश करती हूँ और इंशाल्लाह ताला कल असेंबली में भी स्पीच में बिल्कुल आपको खिराज तहसीन पेश करेंगे, क्योंकि आपने हर इशू को इतने देरली उठाया है किसी भी हवाले से, किसी डर और खौफ के। ये वो बड़े बड़े फ्रॉड हैं जो किए गए हैं सिंध गवर्नमेंट में और 10 सालों में जो बेड़ा गर्क किया है इन लोगों ने। आप सोचें तो सही, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो और खुल के सामने आ रही हैं। खुद इलीगल तरीके से लोगों को ऐसी ऐसी पोस्टों पर बिठाया गया है ताकि वो हमारी जी हुजूरी करे और हमारे ही सारे अहकामात मानकर वो आगे जाकर इलेक्शन में हमारे लिए एक फायदेमंद लोग बने। तो ये जो पुलिस के हवाले से आप ये ब्लंडर बता रहे हैं, अब मुझे बताइए कि अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत नैब अब हमारे इस तरफ आ रहा है, लेकिन अभी हम और चाहते हैं कि नैब इस तरफ आए और सख्ती से इन तमाम चीजों की तरफ नजर दौड़ाए, क्योंकि जब इतने ये 100-200 भी नहीं है, इतने 7,000 तकरीबन आप फिगर बता रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद का रख लेना और पूरे लीगल तरीके से, और फिर उनके वो अभी भी अपनी जगह पर कायम व मकाम है। तो मुझे बताइए कि आगे यही वो लोग इसीलिए रखते हैं कि ताकि आगे जाकर ये लोग इनके यसमैन बने और फिर जब इलेक्शन का टाइम आए तो फिर आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो ये लोग काम लेते हैं ना वो पुलिस से लेते हैं। यानी जो अच्छे ईमानदार लोग भी हैं ना पुलिस में, वो बेचारे भी अपना सर नीचे कर लेते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं कि यार किस डिपार्टमेंट में हम आ गए हैं कि जहां पर हम अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर सकते, उनको गुलामों की तरह सर झुकाकर इनकी बात माननी पड़ती है। तो ये तो इनका 10 साल दौरे हुकूमत रहा, देखिए इन्होंने सबसे ज्यादा बड़ी अहम बात आपने जो की है ना वो ये 2000 ये इलेक्शन की बात, तो 2013 के इलेक्शन से पहले ये तमाम हायरिंग हुई, तो ये बड़ी अहम बात नुसरत साहब ने बताई है जी, जो पॉइंट हम शायद मिस कर रहे थे कि इलेक्शन का बड़ा ताल्लुक है इससे। लेकिन ख्वाजा नवेद साहब, ट्रायल किस तरह होगा? अभी ताहिर आलम साहब ने एक्सप्लेन किया कि आईजी जैसे गुलाम हैदर जमाली साहब का जो केस है और इसको रख ले सामने, तो सर ये साबित कैसे होगा किसने पैसे लिए? अगर नीचे वाला कहेगा मैंने पैसे लेके ऊपर दिए तो नीचे वाला फंसेगा और वो कहेगा नहीं ऐसी बात। तो ये ट्रायल किस तरह होगा? बतौर वकील आप हमें बताएं किस तरह प्रोसिक्यूशन बात ये है कि अब वहां पैसे लेने देने की तो बात जब होगी जब अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी आदमी को ये या तो अप्रूवर बना लें या फिर वो लोग आगे फॉरवर्ड होकर खुद कहें जिन्होंने पैसे दिए थे तो कि जी हमसे पैसे लेके हमें नौकरी दी गई है, अब हमें अगर नौकरी से निकाला जा रहा है तो हमारे पैसे वापस दिला दें।
तो कोई चार्ज वगैरह बनेगा। बाकी ये जो लेन देन इतना सीक्रेट काम होता है कि ये ऊपर अल्लाह देख रहा होता है या फिर लेने वाला या देने वाला, तीसरा आदमी होता है कोई नहीं। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है इन केसों में, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जब इनके अगेंस्ट कलेक्ट हो जाएगी और उसमें चेन मिलाई जाती है कड़ी से कड़ी, और अगर कोई एक कड़ी बीच में टूट जाए तो केस फ्लॉप हो जाता है। अगर सारी कड़ियां मिल जाएं तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस का जो केस होता है वो ओरल टेस्टिमनी और आई विटनेसेस से ज्यादा मुश्किल होता है बरी कराना, इसलिए कि सर्कमस्टांसेस झूठ नहीं बोलते और लोग झूठ बोल सकते हैं। तो सर्कमस्टांशियल केस और डॉक्यूमेंट्री केस जो होता है वो हमेशा सक्सीड होता है। और मैं समझता हूं कि इसमें जो भी चालान या रेफरेंस दाखिल करेगा अफसर आईओ, वो इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखेगा, सर्कमस्टांशियल एविडेंस रखेगा, जिसे वाकयाती शहादत कहते हैं। उसमें बताएंगे रूल्स ये थे, इसमें ये डेविएशंस हुई हैं, ये इतने इनकॉम्पिटेंट लोग थे जिनको लाया गया, अगर किसी का सीना 34 था तो 32 वाला भर्ती हो गया, या कोई लंगड़ा भर्ती हो गया, कोई ये भर्ती हो गया, वो सारे जब आ जाएगी बातें तो ये एविडेंस इटसेल्फ अमाउंट्स टू करप्शन। और फिर इसमें उनको, और आप इसमें एक बड़ा अहम पहलू जो उजागर किया ताहिर आलम साहब ने कि जो सियासी शख्सियात शामिल थी इन भर्तियों में, जिसकी बात नुसरत साहब ने भी की कि 2013 के इलेक्शन से पहले सब कुछ हुआ, तो वो कौन बेनकाब करेगा, उनको कौन शामिल तफ्तीश करेगा? और उनके लिए तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या ऑन पेपर एविडेंस, कोई दस्तखत, वो तो वर्बल सब होता है ना सर, आप इधर सारे के सारे पसे पर्दा मौसीकार होते हैं और हिदायतकार होते हैं, उनका नाम भी स्क्रीन पे नहीं आता, और अगर आता भी है तो फर्जी नाम आता है। यही तो मुझे अफसोस होता है कि देखें कि हमारा जो अफसर है सीएसपी या सीएसएस करके जो आता है वो 25 से 30 साल नौकरी करने आता है, सियासतदान 5 साल के लिए होता है। यह शख्स अपनी 30 साल की नौकरी उस 5 साल के आदमी के लिए दाव पे लगा देता है, बेईमान बन जाता है, उसको कमा के देता है, उसके लिए माल जमा करता है, अपनी आकबत खराब करता है, दुनिया खराब करता है, नौकरी खराब करता है और अपने बच्चों का दुश्मन बन जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये इतनी सीएसएस और ये किसके लिए करते हैं, और फिर ये ऐसे किस तरह करप्ट हो जाते हैं इन सियासतदानों के कहने पे। ये सख्त अफसोस की बात है और इसको देखना चाहिए। मैं नए नौजवान सीएसएस अफसरों को इस फोरम से नसीहत करता हूं कि बेटा आपकी नौकरी 30 साल है, 30 साल के दौरान 6 हुकूमतें बदलेंगी, आप किसी एक हुकूमत के पीछे लग के अपना करियर खराब ना करो। आपको नौकरी किसी सियासतदान ने नहीं दी, आप सीएसएस का इम्तिहान पास करके आए हो, मेरिट पे आए हो, अपनी काबिलियत पे आए हो, अपनी काबिलियत से ग्रेड 22 तक जाओ और फिर इज्जत से रिटायर हो जाओ। बड़ी अहम बात और नसीहत भी कर दी ख्वाजा नवेद साहब ने, लेकिन कानूनी मामलात हैं, सियासी पेचीदगियां हैं और एक अहम तरीन रिपोर्ट आपके सामने रखी है आज के प्रोग्राम में। शुक्रिया अदा करते हैं ख्वाजा नवेद साहब, आपने ज्वाइन किया, साहब नुसरत अब्बासी साहबा, और जब प्रोग्राम का स्टार्ट हुआ था तो सनाउल्लाह अब्बासी साहब जिन्होंने रिपोर्ट मुरत्तब की है वो प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। सारी डिटेल्स बताई आपके सामने रखी कि 2012 से 2015 के दौरान सिंध पुलिस में किस तरह तकरीरियां की गई, तैनातियां की गई, हायरिंग्स हुई और क्या खिलाफ ज़ाब्ता मामलात हुए, बेनकाब किए। प्रोग्राम में फॉर फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर आपके सामने फ्लैश करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहेगा अब तक।